नेपोलियन बोनापार्ट एक सफल सेना नायक थे। वे कहा करते थे, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। युद्ध करने के पहले वे युद्ध को जीत जाया करते थे। इस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अतिरिक्त सारे यूरोप को रौंद डाला था। इंग्लैंड को इसलिए वे परास्त नहीं कर सकते थे क्योंकि इंग्लैंड की नौसैनिक क्षमता बेहद मजबूत थी और फ्रांस की नौसैनिक क्षमता इंग्लैंड की तुलना में बेहतर नहीं थी। नेपोलियन खुद ये कहा करते थे कि पेरिस से नई दिल्ली सेना भेजना आसान है, लेकिन इंग्लिश चैनल को पार करना कठिन है। इसलिए इंग्लैंड को नियंत्रित करने के उद्देश्य से या उसे अपने कदमों में झुकाने के उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड को घेरने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वे इसमें पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने एक अवसर पर नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा था कि जब सारा यूरोप उनके कदमों में है तो फिर युद्ध की क्या आवश्यकता थी। तो इसका जवाब नेपोलियन ने दिया कि वह खुद युद्धों की उपज है और जब तक युद्ध चलता रहेगा फ्रांसीसी उसे स्वीकार करते रहेंगे और जिस दिन उसका पराजय हो जाएगा उस दिन फ्रांसीसी उसे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि नेपोलियन यूरोप के अन्य राष्ट्रीय राजतंत्रों की तरह जन्मजात राजा नहीं था, बल्कि अपने सैनिक क्षमता के आधार पर उसने इस पद को प्राप्त किया था और वह निरंतर युद्ध करना अपना धर्म मानता था। उसने महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत इंग्लैंड को घेरने का प्रयास किया और 1806 के बर्लिन तथा 1807 के मिलान के घोषणा के द्वारा उसने अपने अधीनस्थ सभी राष्ट्रों से कहा कि इंग्लैंड के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध या नाता वे तोड़ लें। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से इंग्लैंड को पंगु बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दरमियान इंग्लैंड दुनिया का कारखाना बन चुका था। इसके पास रॉ मटेरियल इसके उपनिवेशों से आते थे और बड़े पैमाने पर निर्मित सामान यहाँ से बाहर भेजे जाते थे। इससे आर्थिक लाभ जहाँ एक और इंग्लैंड को हुआ, इसके अलावे दुनिया के देशों के महत्वपूर्ण सामानों की सप्लाई इंग्लैंड के माध्यम से होने लगी और इंग्लैंड दुनिया के कारखाना के रूप में जाना जाने लगा। इंग्लैंड के निर्यात के खिलाफ हम देखते हैं कि नेपोलियन था, लेकिन आयात के खिलाफ वह नहीं था। इंग्लैंड को निश्चय ही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था से क्षति उठानी पड़ी, नुकसान उठाना पड़ा और उसका 1/3 उद्योग धंधा इससे प्रभावित हुआ। उसने स्पेन, पुर्तगाल और रूस से भी कहा कि वे इंग्लैंड से व्यापारिक नाता तोड़ लें, लेकिन इंग्लैंड के लोग नेपोलियन के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के पैरेलल ऑर्डर इन काउंसिल के द्वारा यह तय किया कि वे नेपोलियन की इस व्यवस्था का दृढ़ता पूर्वक जवाब देंगे। उसने फ्रांस के साथ संधि विच्छेद कर लिया, संबंध विच्छेद कर लिया और तटस्थ देशों को बाध्य किया। यहाँ तक कहा जाता है कि जब डेनमार्क ने इंग्लैंड की अवज्ञा की तो इंग्लैंड ने उसका उत्तर बम वर्षा करके उसे दिया और एक अवसर ऐसा आया जब खुद नेपोलियन बोनापार्ट को इंग्लैंड में सामानों की सप्लाई करनी पड़ी। एक तो मानवीय आधार पर उसने अनाजों की सप्लाई की और दूसरा ओवरकोट की सप्लाई उसने की। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी सेना में कोट के लिए जब बटन की जरूरत पड़ी
तो उसने उसे इंग्लैंड से मंगाया। यानी खुद उसने चोरी छिपे व्यापार किया, लेकिन दूसरे देशों से उसने कहा कि आप इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखें। नेपोलियन की यह मान्यता थी कि इंग्लैंड का खजाना एक दिन खाली हो जाएगा, क्योंकि जो सप्लाई उसने इंग्लैंड को की थी वो काफी ऊंची कीमत पे की थी, लेकिन इंग्लैंड के पास एक बड़ा खजाना था जो इतनी जल्दी खाली होने वाला नहीं था। जब नेपोलियन ने दबे पांव इंग्लैंड के साथ व्यापार करना शुरू किया तो अन्य देश पीछे क्यों रहते। रूस ने, स्पेन ने भी इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध बनाए, सामानों की आवाजाही होने लगी। तो उसने पुर्तगाल को नियंत्रित करने के लिए यह चाहा कि पहले स्पेन पर उसका अधिकार हो, क्योंकि जब पुर्तगाल पर नेपोलियन की सेना आक्रमण करने के लिए गई थी तब स्पेन ने उसको रास्ता सुलभ कराया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा यह हुई कि स्पेन पर ही उसका अधिकार हो, और ऐसा उसने किया भी। स्पेन पर अधिकार करने के बाद अपने भाई जोसेफ को वहां उसने राजा बना दिया, लेकिन स्पेन के लोग एक थोपे हुए राजा को स्वीकार नहीं किए और बाद में जोसेफ को स्पेन छोड़कर भागना पड़ा। और कहा जाता है कि जो छापामार युद्ध होता है, गुरिल्ला युद्ध होता है, इस युद्ध के द्वारा स्पेन के लोगों ने फ्रांसीसी सेना को निरंतर परेशान करने का काम किया। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन के पतन में स्पेन के नासूर की बड़ी भूमिका थी। इंडियन हिस्ट्री में हम एक कोटेशन पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया, ठीक उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद किया था। तो जो छापामार युद्ध है, उस युद्ध के लिए फ्रांसीसी सेना अभ्यस्त नहीं थी और स्पेन के लोगों ने छापामार या गुरिल्ला युद्ध के द्वारा इनको कमजोर करने या परास्त करने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त पोप के साथ भी नेपोलियन का मनमुटाव हो गया था। कॉन्कॉर्डेट के तहत पोप के साथ मधुर संबंध स्थापित किए गए थे, लेकिन सन 1808 में उसने पोप के राज्य को भी इस महाद्वीपीय व्यवस्था में घसीटना चाहा, और जब उसने विरोध किया तो उसने रोम पर भी हमला किया। और जब पोप ने नेपोलियन को धर्म से बहिष्कृत किया तब उसने 1809 में तत्कालीन समय के पोप पायस VII को बंदी तक बना डाला। इससे कैथोलिक जनता नेपोलियन से बहुत ज्यादा नाराज हो गई और वह उनसे घृणा करने लगी। उसने रूस के जार पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि रूस के जार ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को स्वीकार करने से बाद में इनकार कर दिया था। एक अन्य कारण यह भी दिखलाई पड़ता है कि वह जार के परिवार में किसी से विवाह करना चाहता था, और यहाँ पर मैं भी बताना चाहूंगा कि नेपोलियन का प्रथम विवाह एक अभिजात्य वर्गीय विधवा जोसेफिन बियरनाई के साथ हुआ था, जो कि जब उसे इटली के अभियान में भेजा जा रहा था उसके पूर्व उसने विवाह किया था। और दूसरा विवाह वह रूस के जार के परिवार में करना चाहता था, लेकिन रूस का जार अपने यहाँ की बालिका का विवाह नेपोलियन से करना नहीं चाहता था। ये कारण था। इस वजह से लगभग 7 लाख सैनिकों को लेकर उसने रूस पर चढ़ाई का निश्चय किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपोलियन रूस की भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं था, पूर्णतया परिचित नहीं था। सेना तो उसने भेज दी 7 लाख की, लेकिन जब ये सेना वहां गई तो मॉस्को को रूस वासियों ने खाली कर दिया, उसको फ्रांसीसी सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया। जार खुद साइबेरिया चला गया, और लंबे समय तक फ्रांसीसी सेना जब रूस में जमी रही तब ठंड का मौसम आ गया, और इस ठंड से बचने के उपाय उनके पास नहीं थे। कहा जाता है कि बड़ा विभत्स दृश्य उस समय उपस्थित हुआ था। एक तो ठंड से बचने के उपाय नहीं, और रसद भी समाप्त हो गया था। ऐसे में 7 लाख में से 5 लाख सैनिक मारे गए थे, और इससे नेपोलियन को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 1814 के लिप्जिंग युद्ध में उसकी पराजय के बाद उसे एल्बा द्वीप में भेज दिया गया था। 20 लाख फ्रैंक उसके लिए एनुअल
पेंशन निर्धारित किया गया था, लेकिन उसने पुनः एक सेना का संगठन किया और फिर से फ्रांस की अधिसत्ता को प्राप्त करने का उसने प्रयास किया। 100 दिन वह शासक भी रहा, लेकिन अगले ही वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में मित्र देशों ने उसे अंतिम रूप से परास्त करके सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां उसका निधन 7 वर्षों पश्चात हो गया था। फ्रांसीसी सेना में हम देखते हैं कि कुछ गैर फ्रांसीसी लोग भी शामिल हो गए थे। जिन जिन राष्ट्रों को नेपोलियन ने परास्त किया, उसके सैनिकों को इसने शामिल किया और उनकी भावना फ्रांस के साथ नहीं थी। नेपोलियन 25 साल तक निरंतर युद्धरत रहा। इससे एक थकान भी अब उसमें आने लगी थी और वह चिड़चिड़ा भी हो गया था। जहां तक इंग्लैंड के मुकाबले की बात है, इंग्लैंड का मुकाबला तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि फ्रांस की नौसेना को मजबूत नहीं किया जाता। लेकिन इंग्लैंड की जल सेना यूरोप में सर्वोपरि थी और उसके मुकाबले फ्रांस की नौसेना बेहद कमजोर थी। ये एक बड़ी कमी हम नेपोलियन की सेना में देखते हैं। नेपोलियन अति महत्वाकांक्षी था और उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने इंग्लैंड को महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत घेरने का प्रयास किया और जिस तरह उसकी विफलता रूस में हुई, उससे फ्रांस में जो उसके विरोधी थे, तेलरा, पुलिस अधिकारी फूचे, सेना नायक बर्नाडोट, ये सभी धीरे धीरे नेपोलियन के प्रभाव से बाहर निकलने लगे। यहाँ तक कि उसके भाई बहन, उसकी पत्नी, इन लोगों ने भी खुले मन से उसे सपोर्ट नहीं किया। इसलिए नेपोलियन अपने अंतिम समय में काफी जिद्दी स्वभाव का हो गया था और जो उसका प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र था इंग्लैंड, वो उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माध्यम से अपने आप को इतना स्टेबल, इतना मजबूत कर लिया था कि नेपोलियन उसके सामने टिक नहीं पाया और एक महान सेनापति होते हुए भी उसकी अपनी प्रतिभा का वह स्वयं शिकार बना और इस तरह नेपोलियन डाउनफॉल की ओर गया और अंततः उसका पतन हुआ। इसके तीसरे खंड में हम नेपोलियन की देन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।